दोस्तों, इस हफ्ते शेयर बाजार में जो हुआ वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। तेल का भाव एक ही दिन में 10% गिरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो महीनों से बंद था खुल गया, लेबनान में सीज फायर हो गया, यूएस मार्केट्स ने रिकॉर्ड हाइज छुए और दलाल स्ट्रीट ने 6 हफ्ते की गिरावट के बाद लगातार दूसरी वीकली गेन दर्ज की। लेकिन रुको, क्या सच में सब ठीक हो गया या ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है? आज की वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। इस हफ्ते क्या हुआ, आज शनिवार को क्या नई खबरें आई हैं और सबसे जरूरी, सोमवार को बाजार में जाने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। शुक्रवार को बाजार मजबूत बंद हुआ। निफ्टी 50 ने 156 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,353 पर क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 504 पॉइंट्स उछला और 78,493 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी जोरदार रहा, 479 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,565 पर क्लोज किया और ये 50 डे EMA के काफी ऊपर है, जो टेक्निकली बुलिश सिग्नल है। निफ्टी का इंट्राडे देखें तो 24,096 का लो बना और 24,371 का हाई, यानी रेंज ही 275 पॉइंट्स की थी। मार्केट ने लोअर एंड से खरीदारी की और अपर एंड के पास बंद हुआ। ये बायर्स की ताकत दिखाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:1 रहा, यानी हर एक गिरने वाले स्टॉक के बदले 3 स्टॉक ऊपर गए। ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग है, सिर्फ 2-4 बड़े स्टॉक्स की रैली नहीं। निफ्टी मिड कैप 1.3% ऊपर गया और निफ्टी स्मॉल कैप 1.5%। दोनों ने बेंचमार्क से ज्यादा कमाया। जब मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करें तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहद पॉजिटिव होता है। इंडिया विक्स यानी बाजार का फियर गेज इस हफ्ते काफी नीचे आया है। कुछ हफ्ते पहले ये नॉर्मल लेवल से 65% ऊपर था, अब गिर रहा है। कम विक्स का मतलब डर कम हुआ, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। FMCG सेक्टर कल का सबसे बड़ा विनर रहा। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.72% उछला। ये एक बड़ा सिंगल डे मूव है किसी इतनी बड़ी कंपनी के लिए। नेस्ले इंडिया भी 2.20% ऊपर रहा। FMCG में ये बाइंग अक्षय तृतीया के डिमांड सेंटिमेंट और कंज्यूमर स्टॉक्स में रिन्यूड कॉन्फिडेंस का असर है। मेटल सेक्टर भी धमाकेदार रहा। JSW स्टील 2.20% और टाटा स्टील करीब 9% ऊपर गया। इसका सीधा कनेक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने से है। ग्लोबल ट्रेड इंप्रूव होने की उम्मीद में मेटल्स पर बाइंग आई। हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल्स 2.08% ऊपर रहा। पावर सेक्टर में पावर ग्रिड ने 1.89% की अच्छी गेंद दी। एनर्जी में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.61% ऊपर गया। ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज होने की उम्मीद से। सबसे कमजोर सेक्टर रहा IT। विप्रो 2.83% गिरा अपने डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस की वजह से, जिसका असर पूरे IT सेक्टर के सेंटिमेंट पर पड़ा। सन फार्मा भी 1.04% नीचे रहा। इस हफ्ते का सेक्टर रोटेशन साफ दिख रहा है। पैसा FMCG, मेटल्स, डिफेंस और एनर्जी में जा रहा है। IT में कॉशियस रहना पड़ रहा है। इस हफ्ते के बिगेस्ट स्टार्स की बात करते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने 17% की ऐतिहासिक छलांग लगाई। कंपनी को गवर्नमेंट अप्रूवल मिला है डिफेंस वेपन सिस्टम्स और एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करने का। ये भारत के डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पुश का हिस्सा है। मेक इन इंडिया डिफेंस में लाइव हो रहा है। सेबी ने 3 इंपॉर्टेंट IPOs को हरी झंडी दी है। अवाडा इलेक्ट्रॉनिक, जो ब्रुकफील्ड बैक्ड सोलर मैन्युफैक्चरर है, 9,000 से 10,000 करोड़ रेज करने वाली है। भारत के 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट के बीच ये एक लैंडमार्क लिस्टिंग होगी। साथ ही सोना सिलेक्शन इंडिया और चेन्नई की ग्रैंड हाउसिंग को भी सेबी अप्रूवल मिला। सेबी ने NSE के नेशनल कोल एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को भी अप्रूव किया। फॉर्मल कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेगा भारत में। आज शनिवार को US ईरान की सिचुएशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। शुक्रवार को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कमर्शियल शिपिंग के लिए कंप्लीटली ओपन है। लेबनान सीज फायर के दौरान इस एक अनाउंसमेंट से ऑयल 10% से ज्यादा गिरा, $90 पर बैरल के नीचे आ गया और ग्लोबल स्टॉक मार्केट सोर किए। लेकिन आज शनिवार को तस्वीर इतनी सिंपल नहीं है। शिप ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि जो 2 दर्जन शिप्स हॉर्मूज की तरफ बढ़ी थी, उनमें से ज्यादातर वापस लौट गई। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा US ब्लॉकेट कंटिन्यू रहा तो स्ट्रेट बंद हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है ब्लॉकेट तब तक रहेगा जब तक ईरान के साथ डील साइन नहीं होती। यानी हॉर्मूज टेक्निकली ओपन है, प्रैक्टिकली शिपिंग अभी भी बहुत लिमिटेड है। सीज फायर 21 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, यानी बुधवार को, और अभी तक कोई परमानेंट डील नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा है वीकेंड में नेगोशिएशंस कंटिन्यू होंगी, लेकिन सोर्सेज ने टाइम मैगजीन को बताया कि किसी परमानेंट डील की उम्मीद कम है। US मार्केट्स की बात करें, S&P 500 ने 1.2%, नैस्डैक ने 1.52% और डाउ जोन्स ने 1.79% की गेन के साथ शुक्रवार को क्लोज किया। ये पॉजिटिव गिफ्ट है मंडे के इंडियन मार्केट्स के लिए, बशर्ते वीकेंड में कोई बैड न्यूज ना आए।
इंडियन रुपी भी इस हफ्ते मजबूत हुआ, 93.25 रुपी से 92.80 से 93 के आसपास आ गया। रुपी का मजबूत होना एफआईआई इनफ्लोज के लिए एनकरेजिंग है। शुक्रवार का प्रोविजनल एफआईआई कैश डेटा, एफआईआई ने 683 करोड़ की नेट बाइंग की। एक दिन का डेटा इस महीने का मंथली पिक्चर देखें तो एफआईआईज अप्रैल में अभी तक नेट सेलर्स रहे हैं। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हुई है, लेकिन डीआईआईज ने काउंटर किया। डीआईआई मंथली बाइंग 20,000 करोड़ रुपए के करीब रही। एफएनओ सेगमेंट में एफआईआई का पैटर्न बताता है कि वे एक तरफ इंडिविजुअल स्टॉक्स में बुलिश हैं, दूसरी तरफ इंडेक्स पर पुट ऑप्शंस भी खरीद रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी की हेज है, यूफोरिया नहीं। रुपी के अप्रिशिएट होने के साथ एफआईआई बाइंग बढ़ती है। अगर सोमवार को रुपी और स्ट्रांग हुआ तो एफआईआई फ्लोज इंप्रूव हो सकते हैं। गोल्ड की खबर आज बेहद इंटरेस्टिंग है। एमसीएक्स पर जून फ्यूचर्स 1,54,605 रुपए पर सेटल हुए। शुक्रवार को डोमेस्टिक मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 1,54,419 रुपए पर ग्राम के आसपास है। और यहाँ एक ट्विस्ट है, अक्षय तृतीया कल है, यानी 19 अप्रैल को। भारत का सबसे बड़ा गोल्ड बाइंग ओकेजन वैशाख शुक्ल तृतीया का मुहूर्त कल 10:49 AM से शुरू होता है। लाखों परिवार कल गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइस में बड़ा जंप नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स, हॉर्मोज ओपनिंग और डॉलर की मूवमेंट्स गोल्ड को प्रेशर में रख रहे हैं। अक्षय तृतीया 2026 पर गोल्ड सेंटिमेंट का असर ज्वेलरी स्टॉक्स पर सोमवार को देखने को मिलेगा। सिल्वर एमसीएक्स पर 2,58,079 रुपीस पर केजी पर सेटल हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में 2,65,000 रुपए के आसपास है। सिल्वर इस हफ्ते गोल्ड से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहा। अक्षय तृतीया के बाद सोमवार को ज्वेलरी और गोल्ड स्टॉक्स टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स देखना। गोल्ड बाइंग सेंटिमेंट का असर इन पर दिखेगा। क्रूड ऑयल सबसे ड्रामेटिक स्टोरी। इंटरनेशनल मार्केट में $90 पर बैरल के नीचे आ गया, जो कुछ हफ्ते पहले $111 था। भारत के लिए ये बड़ी राहत है। हर $1 की गिरावट से भारत का एनुअल इंपोर्ट बिल लगभग $1.5 बिलियन कम होता है। अगर ये लेवल टिका रहा तो इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट और आरबीआई की पॉलिसी तीनों पर पॉजिटिव असर होगा। अब सोमवार से पहले ये सब जानना जरूरी है। सबसे पहले सोमवार सुबह उठते ही गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स चेक करो। ये फर्स्ट इंडिकेटर होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में खुलेगा। अगर गिफ्ट निफ्टी +100 से ऊपर है तो ओपनिंग पॉजिटिव होगा। सोमवार को एक ही चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी, यूएस ईरान सीज फायर की 21 अप्रैल की एक्सपायरी से पहले कोई डील होती है या नहीं। डील हुई तो क्रूड नीचे, मार्केट ऊपर। डील नहीं हुई तो क्रूड ऊपर, मार्केट वॉलेटाइल। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 24,260 है। अगर ये होल्ड हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस 24,420 पर है। इसके ऊपर क्लोज हुए तो 24,600 का टारगेट खुल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए की सपोर्ट 56,300 है और रेजिस्टेंस 56,850 है। बैंकिंग स्टॉक सोमवार का डायरेक्शन सेट करेंगे। हुंडई मोटर इंडिया के लिए 20 अप्रैल 2026 एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है और करीब 16.25 करोड़ शेयर यानी 20% इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग के लिए खुल जाएंगे। इन शेयरों की वैल्यू करीब 30,103 करोड़ रुपए है, जिससे शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ने का असर स्टॉक पर प्रेशर डाल सकता है। दूसरी तरफ कंपनी ने मई 2026 से गाड़ियों की कीमत 1% तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जो राइजिंग कॉस्ट को मैनेज करने के लिए है और ये लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव है। लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 2,890 रुपीस के हाई से करीब 33% नीचे है, इसलिए आगे मूवमेंट लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगा कि लॉक इन के बाद सेलिंग प्रेशर कितना आता है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ 2,157 करोड़ रुपए का 5 साल का समझौता किया है, जिससे कंपनी को अपनी ड्रेजिंग फ्लीट के लिए लगातार और भरोसेमंद फ्यूल सप्लाई मिलेगी, जिससे ऑपरेशन स्मूथ रहेंगे और पोर्ट्स और मरीन प्रोजेक्ट्स में काम बिना रुकावट जारी रह सकेगा, जो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव है। यूनाइटेड स्टेट्स ने रूसी तेल पर दी गई छूट को बढ़ा दिया है, जिसके तहत 17 अप्रैल तक लोड हुआ तेल 16 मई तक खरीदा जा सकेगा। ये फैसला पहले खत्म हुए 30 डेज के वेवर की जगह आया है और इसका मकसद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई प्रेशर को कम करना है। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव से एनर्जी मार्केट पहले से अस्थिर है। हालांकि इस लाइसेंस में ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया से जुड़े किसी भी लेन देन को शामिल नहीं किया गया है, जिससे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी बने हुए हैं। इस वेवर से ग्लोबल सप्लाई को थोड़ी राहत मिल सकती है और रशिया, ईरान को इनडायरेक्ट सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन के कारण ऑयल प्राइसेस अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। आगे भी ऐसे और फैसले आ सकते हैं, लेकिन इससे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूरोप के साथ मतभेद बढ़ने का रिस्क बन
एचडीएफसी बैंक का Q4 रिजल्ट ओवरऑल स्टेबल और थोड़ा पॉजिटिव रहा, जहां नेट प्रॉफिट 9.1% बढ़कर 19,221 करोड़ रुपए रहा और ये एस्टिमेट 19,024.8 करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर है। एनआईआई 33,281.5 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना 3.8% बढ़ा, लेकिन एस्टिमेट 33,738 करोड़ रुपए से थोड़ा कम रहा। यानी इनकम ग्रोथ ठीक है, लेकिन बहुत तेज नहीं है। बैंक की एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार देखने को मिला। नेट एनपीए 0.42% से घटकर 0.38% हो गया और ग्रॉस एनपीए 1.24% से घटकर 1.15% आ गया। इसका मतलब है कि खराब लोन्स कम हो रहे हैं और बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत हो रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव संकेत है। प्रोविजंस भी घटकर 2,609.6 करोड़ रुपए रह गए हैं, जो पिछले क्वार्टर और पिछले साल दोनों से कम है। यानी बैंक को खराब लोन्स के लिए कम पैसा अलग रखना पड़ रहा है। इसी वजह से प्रॉफिट स्टेबल बना रहा और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस के आसपास रही। बैंक ने 13 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस अभी वीक है। 800 रुपए पर बंद हुआ, एक महीने में 5% और इस साल अब तक 19.3% गिर चुका है। आगे के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट गाइडेंस होगी, खासकर रिटेल और एमएसएमई ग्रोथ और अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट के रिस्क पर। आईसीआईसीआई बैंक का Q4 रिजल्ट ओवरऑल मजबूत रहा, जहां नेट प्रॉफिट 8.5% बढ़कर 13,701.7 करोड़ रुपए रहा, जो 12,949.2 करोड़ रुपए के एस्टिमेट से ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 22,979.2 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना 8.4% ग्रोथ दिखाता है और एस्टिमेट 22,755 करोड़ रुपए से ऊपर है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला, जहां नेट एनपीए घटकर 0.33% हो गया, पहले 0.37%, और ग्रॉस एनपीए 1.53% से घटकर 1.4% आ गया। इसका मतलब है कि खराब लोन्स कम हो रहे हैं और बैंक की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात प्रोविजंस में भारी गिरावट रही, जो 2,556 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 96.2 करोड़ रुपए रह गई। यानी बैंक को खराब लोन्स के लिए कम पैसा अलग रखना पड़ा। इससे प्रॉफिटेबिलिटी को सीधा फायदा मिला और ओवरऑल अर्निंग्स मजबूत दिखी। बैंक की लेंडिंग ग्रोथ भी मजबूत रही। टोटल एडवांसेस 15.8% सालाना बढ़कर 15.53 लाख करोड़ रुपए हो गए और एनआईएम 4.32% स्टेबल रहा। स्टॉक 1352.8 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक महीने में करीब 3.9% चढ़ा है, जो स्टेडी परफॉर्मेंस को दिखाता है। येस बैंक का Q4 रिजल्ट काफी स्ट्रांग रहा, जहां नेट प्रॉफिट 44.8% बढ़कर 1,064.8 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछली साल 738 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 16% बढ़कर 2,637.7 करोड़ रुपए रहा, जिससे साफ है कि कोर बैंकिंग इनकम में अच्छी ग्रोथ आई है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार दिख रहा है। नेट एनपीए घटकर 0.2% हो गया, पहले 0.3%, और ग्रॉस एनपीए 1.5% से घटकर 1.4% आ गया। इसका मतलब है कि खराब लोन्स कम हो रहे हैं और बैंक की बैलेंस शीट धीरे धीरे स्टेबल पोजीशन में आ रही है। मार्जिन्स और ऑपरेशंस में भी इंप्रूवमेंट आया है। एनआईएम 2.7% तक पहुंच गया है और मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 2-3 साल में इसे 3.25% से 3.5% तक ले जाया जाए। इसके पीछे कासा ग्रोथ, डिपॉजिट रीप्राइसिंग और बोरोइंग कॉस्ट कम होना मुख्य कारण है। मैनेजमेंट का फोकस अब सस्टेनेबल ग्रोथ पर है, जिसमें टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। साथ ही एसएमबीसी के साथ पार्टनरशिप भी सपोर्ट दे रही है। स्टॉक 20.41 रुपए पर बंद हुआ, एक महीने में 7.8% चढ़ा है, लेकिन साल 2026 में अभी भी 5% नीचे है। यानी रिकवरी चल रही है, लेकिन अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। अगले हफ्ते यानी 20 अप्रैल 2026 से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुल 64 बड़ी कंपनियां अपने Q4 नतीजे जारी करेंगी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, इसलिए पूरे हफ्ते स्टॉक्स में एक्शन बना रहेगा। 20 और 21 अप्रैल को हफ्ते की शुरुआत कई कंपनियों के नतीजों से होगी, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी हाउसिंग, HCL टेक, नेस्ले इंडिया, टाटा एलेक्सी और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनियां रिजल्ट्स पेश करेंगी। ये शुरुआती संकेत देगा कि सेक्टर्स में ट्रेंड कैसा रहने वाला है। 22 और 23 अप्रैल को भी बड़े नाम जैसे हैवेल्स, स्टेट बैंक लाइफ, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, LTI माइंडट्री और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अपने नतीजे जारी करेंगे। खास बात यह है कि ट्रेंड बोनस शेयर पर भी विचार करेगी, जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को बढ़ा सकता है। हफ्ते के आखिर में 24 और 25 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, L&T फाइनेंस और एक्सिस बैंक जैसे बड़े रिजल्ट्स आएंगे। इसका मतलब है कि पूरे हफ्ते मार्केट सेंटिमेंट रिजल्ट्स ड्रिवन रहेगा और हर दिन वॉलेटिलिटी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने। आने वाले हफ्ते 20 से 24 अप्रैल के बीच कई कंपनियों के लिए रिकॉर्ड डेट्स हैं। इसीलिए अगर डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट का फायदा लेना है तो इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी है, तभी एलिजिबिलिटी मिलेगी।
CIE ऑटोमोटिव इंडिया और सनोफी इंडिया की रिकॉर्ड डेट 22 अप्रैल है, जहां CIE 7 रुपये प्रति शेयर और सनोफी 48 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दे रही है, यानी इस तारीख से पहले शेयर होल्ड करना जरूरी है। क्रिसिल की रिकॉर्ड डेट 23 अप्रैल है, जहां कंपनी 2024 का पहला इंटरिम डिविडेंड दे रही है और इसका पेमेंट 8 मई को एलिजिबल शेयर होल्डर्स को मिलेगा। हुथमा की इंडिया और शेफलर इंडिया की रिकॉर्ड डेट 23 अप्रैल है, जहां हुथमा की 2 रुपये और शेफलर 35 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दे रही हैं, यानी इन दोनों में भी रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर लेना जरूरी है। एनलॉन हेल्थकेयर और स्ट्रिंग मेटावर्स की रिकॉर्ड डेट 24 अप्रैल है, जहां एनलॉन में 1:5 स्टॉक स्प्लिट और 1:1 बोनस इशू मिलेगा, जबकि स्ट्रिंग मेटावर्स में 1:10 स्टॉक स्प्लिट होगा, जिससे शेयर्स की संख्या बढ़ेगी और लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज की रिकॉर्ड डेट 24 अप्रैल है, लेकिन डिविडेंड अमाउंट 20 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग के बाद डिसाइड होगा, इसीलिए ये इवेंट रिजल्ट बेस्ड रहेगा। पतंजलि फूड्स की रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल रखी गई है, लेकिन डिविडेंड पूरी तरह 21 अप्रैल की बोर्ड अप्रूवल पर डिपेंड करेगा, इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक कंडीशनल ट्रिगर है।